और वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के एजेंडे में सुधार सबसे ऊपर है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे विस्तार से चर्चा के लिए रुख करते हैं सीधे अपने संवाददाता अजय मिश्र का। बहुत धन्यवाद रितु। और आज वित्त मंत्री ने कई सारे लोगों से एक साथ बातें की। उन्होंने विदेशी निवेशकों को बताया कि उनके ऊपर किसी भी तरह का सरचार्ज नहीं लगेगा और पूरे दुनिया को यह बताया कि अगर कोई ब्राइट स्पॉट अगर इस वक्त है निवेश के लिए तो वो भारत है, क्योंकि भारत सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें क्या निकल करके आई हैं। पहली बात, कैपिटल गेंस पर जो सरचार्ज है उसको वापस लिया गया और ये निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खबर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पर यानी एफपीआई पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी बजट से पहले की जो स्थिति थी वो अब बिल्कुल फिर से बरकरार हो गई है। सबसे ज्यादा विदेशी निवेशक भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश कर पाए उसके लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम। स्टॉक मार्केट को जो ये मुश्किल थी उनके सामने, ये देखिए जीएसटी रिफंड के जो मामले हैं ये भी बहुत बड़ा एमएसएमईज के लिए 30 दिनों के भीतर उनको रिफंड जारी किया जाएगा। टैक्स नोटिस के लिए केंद्रीय सिस्टम होगा और टैक्स के लिए किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। तो ये प्रोसीजरल चेंज 1 अक्टूबर से केंद्रीय सिस्टम से नोटिस भेजे जाएंगे जिससे टैक्स उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगेगी। उधर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर नियमों का उल्लंघन करने को दीवानी मामलों की तरह देखा जाएगा। एक जो भय का माहौल हो गया था कि क्रिमिनलाइज किया जाएगा उसको पूरी तरह से आज खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों की श्रेणी में सरकार इसे नहीं रखेगी। स्टार्टअप टैक्स निपटारे के लिए एक अलग सेल बनाया जाएगा। एंजल टैक्स की व्यवस्था को विड्रॉ कर लिया गया है। सीबीडीटी के मेंबर इसको देखेंगे स्पष्ट तौर पर। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम और उससे भी बड़ा जो लिक्विडिटी कंसर्न था उसको सरकार ने देखते हुए 70,000 करोड़ रुपए जो बजट में प्रावधान था उसको तुरंत देने का फैसला लिया है और बैंकों के लिए कर्ज देने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस 70,000 करोड़ रुपए से बैंकों के पास करीब 5 लाख करोड़ रुपए आएंगे। बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाया है और इसलिए एक बड़ा फैसला और लिया गया है कि एमसीएलआर से रेपो को जोड़ा जाएगा, जिससे अगर सीधे आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो ग्राहकों की ईएमआई कम हो। घर, गाड़ी और दूसरे सामान खरीदने के लिए जो लोन लिए जाते हैं उसके लिए सरकार एनबीएफसीज को मदद करेगी। डीमैट अकाउंट खोलने के अलावा आपको आधार मुक्त केवाईसी की जो सुविधा है वो एक तरह से दी गई है। ऑटो सेक्टर जो कि एक डिमांड जनरेटिंग सेक्टर है, वाहन खरीद बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाओं पर आज अपना फैसला सुना। 31 मार्च 2020 तक अगर आप BS4 गाड़ी खरीदते हैं तो अगले 10 से 15 साल जितनी भी उनकी लाइफ है उसको रजिस्ट्रेशन को मान्य रखा जाएगा, यानी इन गाड़ियों की बिक्री भी होगी। इसको लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन था। दूसरा यह फैसला लिया गया है कि जो सरकार जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और जो सरकार पर रोक लगाई गई थी सरकारी विभागों को पर कि वो नई गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, अब उसको पूरी तरह से हटा लिया गया है। यानी अब गवर्नमेंट लेड एक तरह से ऑटो सेक्टर में आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। पुरानी सरकारी गाड़ियों को बदलकर नई सरकारी गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। इससे एक ऑटो सेक्टर के बहुत बड़ा जो डिमांड है वो क्रिएट होने जा रहा है। वाहन खरीद बढ़ाने के लिए सरकार ने दूसरी कई योजनाओं पर भी काम करने के संकेत दिए। उसमें स्क्रैपेज पॉलिसी है और 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS4 वाहन मान्य होंगे। अब मेरे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। हिमांशु वत्सी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीनियर इकोनॉमिक टाइम्स में आप सीनियर एडिटर हैं। हाँ जी। आज के बजट के बाद जो आज ये बड़ा फैसला आया है कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद में, किस तरह से आप देखते हैं? मुझे तो लगता है कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए एक तरह से मिनी बजट। हाँ, अभी तक बजट के बाद जो कॉर्पोरेट सेक्टर से डिमांड आ रही थी, जो फीडबैक आ रहा था, वो ब्रॉडली ये था कि अभी इकोनॉमी में डिमांड नहीं है और अगर आपको डिमांड चाहिए तो आपको कुछ पर्स स्ट्रिंग लूज करना पड़ेगा ताकि थोड़ा पैसा सिस्टम में आए जिससे लोग खरीदारी चालू करें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अगर गरीबी हटानी है, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको टैक्स रेवेन्यू चाहिए, तो उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। वो बेस्ट मेथड ये होता है कि आप इकोनॉमी को ग्रो करने दें, उससे बाकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इंडस्ट्री के कई डिमांड्स थी, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो मेरे ख्याल से 20 साल से इतना ख़राब नहीं था जितना बिल्कुल अभी डेटा आया था। तो बहुत सख्त ज़रूरत थी कुछ करने की और सरकार का अभी तक अप्रोच ये रहा है और जो एक बहुत अच्छा अप्रोच है कि पहली चीज़ ये है कि आप इकोनॉमी को ठीक रखें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, फिस्कल डेफिसिट ठीक रखें। जब आप ये कर लेते हैं तब आपके पास गुंजाइश होती है कि ज़रूरत पड़ने पे आप एक बूस्टर डोज दें। तो ये बूस्टर डोज था। तो ये जो रेट सेंसिटिव जो सेक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर बैंक्स और ऑटो, इसको एड्रेस करने के पीछे क्या वजह मानते हैं? क्या ये सबसे ज्यादा डिमांड जनरेट करते हैं और इसका सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को होता है, इसलिए ऐसा किया गया? बैंक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कोई भी सेक्टर है उस बिना लोन के, चाहे इन्वेस्टमेंट का लोन हो, वर्किंग कैपिटल लोन है, उसके बिना
इकॉनमी की गाड़ी चलती नहीं है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बेसिक इंजन है वो बैंकिंग सेक्टर है। और अभी तक क्योंकि कुछ लेगेसी रीजंस की वजह से, हिस्टोरिक रीजन की वजह से बैंक्स में काफ़ी ख़राब हालात रहे थे, तो अब 4-5 साल जो सिस्टम की क्लीनिंग हुई है उसके बाद बैंक्स अभी इस हालत में हैं कि उनको अगर कैपिटल दिया जाए तो वो दोबारा लैंडिंग चालू करें, लैंडिंग को एक्सेलरेट करें। और साथ में एक और अनाउंसमेंट भी किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी कि जो ऑनेस्ट डिसीजन बैंकर लेगा उस पे आप बिना मतलब के उसको हरास नहीं करेंगे। तो जो जेन्युइन विजिलेंट केसेस हैं और जो दूसरे जो ऑनेस्ट इंटेंशन से किए गए हों, तो उससे भी जो बैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप तो बैंक को मतलब दोनों तरह से मदद की गई। एक तो उनके सिस्टम्स को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की, मिसाल के तौर पर ओटीएस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने का चेक बॉक्स सिस्टम कह रहे हैं कि अगर आप ओटीएस करें तो उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कीजिए। और दूसरी बात कि अगर आपके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है तो करीब हम इस कैपिटलाइजेशन के जरिए 5 लाख करोड़ रुपए इकॉनमी में और डाल रहे हैं, तो फिर आप प्रोडक्टिव सेक्टर को लेंड कर पाएं। क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन था, कोई प्रोजेक्ट लगाना भी चाहता हो तो बैंक, कईयों के पास तो पैसे नहीं है, डूबते डूबते बचे हैं। और दूसरा जो बैंक अधिकारी है वो घबरा रहा है कि अगर मैंने लोन दे दिया 5 साल बाद कोई मुझे पकड़ने ना आ जाए, आपने क्या कर दिया था, जबकि वो ईमानदारी से आज की सिचुएशन देख के लोन देता है। तो ये ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और फंडिंग के साथ बैंक सेक्टर। और सर, एक जो एमएसएमईज के लिए बहुत बड़ा ऐलान ये किया गया कि जीएसटी के जो रिफंड्स आ नहीं पाते थे, अब वो कह रहे हैं कि वो 30 दिनों के भीतर आ जाएंगे और अगर फ्रेश डिमांड होती है तो 60 दिनों के भीतर उसका निपटारा होगा। यानी ये जो टाइमलाइंस डिसाइड कर रही है सरकार और कमिट कर रही है कि इसको आप क्या मानते हैं? क्या ये एक तरह से गवर्नेंस रिस्ट्रक्चरिंग है, रिफॉर्म है, एक बड़ा कदम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए? देखिए, ये एक लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो कई छोटे दुकानदार जिनके पास कोई अकाउंटेंट नहीं है, जिनको बैलेंस शीट और टैक्स का जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉज लगते हैं, उनका बहुत रेजिस्टेंस था कि हम जीएसटी नहीं करना चाहते। जी। लेकिन सरकार ने बोला कि ये ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये शिकायत थी कि क्योंकि जीएसटी में क्या होता है कि आप टैक्स पे करते हैं, वो सेट ऑफ होता है, आपको रिफंड भी मिलता है। अगर वो रिफंड नहीं मिलेगा तो जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा बिजनेसमैन है, वो तो बर्बाद हो जाएगा। उसका पैसा बिल्कुल फंसा हुआ है, बिल्कुल पैसा फंस जाएगा। जहाँ पैसा फंसेगा तो उसका बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको बाकी टैक्सेस देने हैं, उसको सैलरी देनी है। और कई एमएसएमई के लोग बोलते हैं कि बहुत लंबे अरसे से ये पेंडिंग पड़े हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि सालों तक पैसा फंसा हुआ था। तो जब एक तरफ से सरकार ने बोला है कि हम एक नया टैक्स सिस्टम जिसमें आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, आप इवेड नहीं कर पाएंगे, वो ला रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अब सरकार ने दिखाया है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने कर दी है। अब आपको सामने से रिस्पॉन्ड करना है। अक्टूबर का मुझे लगता है महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जब वो कह रहे हैं कि टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से ऑनलाइन कर देंगे। जितने भी नोटिसेस हैं वो बिल्कुल ऑनलाइन जाएंगी और उसको एक विद इन टाइमलाइन में आपको एड्रेस करना होगा। विजयादशमी का टाइम उन्होंने दिया है कि जब फेसलेस स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। टैक्स टेररिज्म को लेकर के बहुत बड़े बड़े जगह पे जो कमेंट किए गए, अब लगता है कि पूरी तरह से वो खत्म होने के कगार पे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी दिशा में ये कदम है, क्योंकि जो हमारे टैक्स अधिकारी हैं मेजॉरिटी वो अच्छा काम करना चाहते हैं, और कुछ जो उसमें ब्लैक शीप थे उनको रिटायर भी किया गया है, सरकार ने अनाउंस किया है। तो अब ये सिस्टम होगा कि जितना भी कम्युनिकेशन हो, जहाँ तक पॉसिबल हो, वो एक कंप्यूटर जनरेटेड आपकी स्क्रूटनी हो या असेसमेंट हो, उसमें कुछ डाउट आएगा, एक कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज चला जाएगा, आप उसको रिस्पॉन्ड करें। कुछ ऐसा नहीं होगा कि किसी ने एक इंडिविजुअली किसी अधिकारी ने आपको चिट्ठी दे दी कि आप पेश हो जाइए मेरे दफ्तर में, बिल्कुल नेगोशिएट कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह वाइप आउट हो जाएगा। तो इसमें भी जैसे जीएसटी के साथ किया है, टैक्स पेयर को सरकार का मैसेज ये है कि आप ईमानदारी से टैक्स दीजिए। जब आप ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं तो हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, हम आपको तंग नहीं करेंगे। फाइनल क्वेश्चन, वित्त मंत्री ने यह कहा कि यह केवल पहला स्टेप है, यानी अभी उन्होंने ऑटो को, बैंक को, टैक्सेशन को, लेबर रिफॉर्म्स को और कुछ कुछ जगहों पे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको टच किया है। आगे जाते हुए जो 2 और ट्रांच हैं जिसकी बात वो कर रही हैं कि हम 2 बार हम आपके साथ मुखातिब होंगे, और ये पहली किश्त है, अभी 2 किश्त में और भी बूस्टर डोज इकोनॉमी को दिया जाएगा। अब कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि उनकी निगाह होगी और उसको ईज आउट करने की कोशिश होगी?
अब उनकी अभी प्रायोरिटी क्या है, उन्होंने होम बायर्स का उन्होंने नाम लिया कि रियल एस्टेट को अब बूस्ट करने के लिए शायद अगला कदम। लेकिन मुझे लगता है कि जो सनराइज सेक्टर्स हैं जिनकी बात की जा रही है कि मिसाल के तौर पर फूड प्रोसेसिंग या फिर एग्रीकल्चर, वहां पर जो समस्याएं जिससे वो बात करने वाली हैं, शायद ये दो सेक्टर जो आपने बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करता है। और पूरी इकॉनमी में चाहे सीमेंट हो, स्टील हो, कई तरह के प्रोडक्ट्स हों, टाइल्स, मार्बल, उन सब की डिमांड जनरेट करता है जी। और जो आम आदमी है उसके लिए जॉब्स सैकड़ों जनरेट होते हैं। इनफैक्ट जब पिछले बार 10-12 साल पहले जब इंडिया 9-10% के ग्रोथ पे बढ़ा था, तो उसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा हाथ था। और कई विशेषज्ञों का मानना है कि आप किसी कंट्री में जाएं, अगर आपको शहर में येलो मशीन्स जो होती हैं कंस्ट्रक्शन की, बड़ी बड़ी क्रेन्स दिखें, तो मतलब वो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ग्रोथ हो तेजी पे चल रही है। तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग, हमारी सरकार चाहती है कि किसानों का इनकम डबल हो जाए 2022 तक। तो उसमें फूड प्रोसेसिंग का काफ़ी बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती है। और जैसे ही आप थोड़ी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करते हैं तो आपके मार्जिन्स काफ़ी बढ़ जाते हैं वैल्यू एडिशन से। तो ये सेक्टर्स तो वॉच आउट करने ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए हिमांशु जी। तो आज ऐसा लग रहा है कि जो ये प्रोत्साहन पैकेज था, करीब 17,000 करोड़ रुपए जो दिए गए और उसके जरिए 5 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट सिस्टम में आएंगे, ये एक पहली किश्त है। अभी इंतजार किया जाएगा कि अलग अलग सेक्टर्स के जो डिमांड्स हैं उसको किस तरह से मीट किया जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट जरूर खुश होगा और सोमवार को इसको आप तेजी के रूप में जरूर आते हुए देखेंगे। तो फिलहाल इस खास डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। ऋतु जी। जी हाँ अजय, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। जिस तरह से आपने कहा कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया को ये साफ संदेश दिया है कि सरकार इस क्षेत्र में सुधार की ओर लगातार कदम बढ़ा रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, लेकिन उस जाने से पहले आइए एक छोटे से ब्रेक